आता है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पूर्णिया के बनमनकी से अगवा नाबालिग हिंदू लड़की का कोर्ट में बयान दर्ज करवाया गया है। कोर्ट ने नाबालिग लड़की को अपने माता पिता के पास भेज दिया है, जबकि आरोपी फराज को जेल भेज दिया। बयान में लड़की ने क्या कहा यह अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन कोर्ट ने लड़की को नाबालिग पाते हुए उसे अपने माता पिता के साथ जाने की इजाजत दे दी है। वहीं आरोपी फराज को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि 24 नवंबर को बनमनकी दर्जी पट्टी के फराज ने बनमनकी बाजार से ही एक नाबालिग हिंदू लड़की को अगवा कर लिया था और उसे हैदराबाद लेकर चला गया था। इस घटना के बाद वहां लोगों में काफी आक्रोश फैल गया था। लोगों ने बाजार बंद करवाकर थाने का घेराव भी किया था। इसके बाद पुलिस ने हैदराबाद से लड़का और लड़की को बरामद कर पूर्णिया लेकर आई और आज मेडिकल जांच और 161 के बयान के बाद कोर्ट में 164 का बयान दर्ज करवाया गया। तो कोर्ट में लड़की ने अपना बयान दर्ज करवाया है और वहीं आरोपी फराज को 14 दिन के न्याय की हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि फराज ने एक हिंदू नाबालिग लड़की को अगवा कर लिया था और उसे बहला फुसला कर वो हैदराबाद लेकर आया था। पूर्णिया पुलिस को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, पूर्णिया पुलिस हैदराबाद पहुंची और दोनों को यहां से बरामद किया गया और आज लड़की को कोर्ट में पेश किया गया। चूंकि लड़की नाबालिग थी, इसलिए कोर्ट ने लड़की को उसके माता पिता के साथ जाने को कहा और अगवा नाबालिग हिंदू लड़की का बयान दर्ज कराया गया, जबकि फराज को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बनमनकी से एक लड़की और एक लड़का दोनों गायब हो गए थे। काफ़ी खोजबीन के बाद पुलिस ने मशक्कत के बाद उन लोगों को ऊपर किया। चूँकि लड़की नाबालिग बताई जा रही है और उनके गार्जियन के द्वारा नाबालिग का प्रमाण पत्र दिया गया है, तो लड़के को उसी आधार पर जो है न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और आज लड़की का यहाँ पर बयान हुआ। बयान होने के बाद लड़की ने अपने बाप माँ के साथ जाने का इसकी इच्छा जाहिर की, जिसे कोर्ट ने स्वीकृत किया और बाप माँ के साथ जाने की इजाज़त दे दी। गोड्डा की मुठिया स्थित पावर प्लांट में मंगलवार को बिजली आपूर्ति का ट्रायल किया गया। 16 दिसंबर को बांग्लादेश की आजादी के दिन यहां से बांग्लादेश 150 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जाएगी। मंगलवार देर शाम कंपनी के उच्च अधिकारियों के सामने करीब आधे घंटे के लिए विद्युत की आपूर्ति ट्रायल के तौर पर की गई। सफल ट्रायल पर अधिकारियों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। यहां पावर प्लांट के लिए 3 रैक कोयला कोलकाता से बंदरगाह के रास्ते ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया गया था। 1 यूनिट फुल लोड बिजली उत्पादन के लिए 500 टन प्रति घंटे कोयले की खपत यहां होगी। मामले में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। बांग्लादेश इस वर्ष जब 16 दिसंबर के दिन अपना विजय दिवस मनाएगा तो उपहार गोड्डा से बांग्लादेश पहुंचने वाला है। जी हां, इस वक्त हम जिस पावर प्लांट में मौजूद हैं, यह है गोड्डा का पावर प्लांट और इस पावर प्लांट के माध्यम से गोड्डा से बांग्लादेश तक बिजली सप्लाई करने की जो कवायद है वो शुरू हो जाएगी। बताया जाता है कि इस बिजली सप्लाई का जो यहाँ पर काम है वो 16 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। उससे पहले तमाम जो कहीं ट्रायल या कहीं की तमाम प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और ट्रायल भी पूरा कर लिया गया है। जब हमारी यहाँ बातचीत हुई है तो उन्होंने बताया है कि 1600 मेगावाट के इस प्लांट में 800 मेगावाट बिजली का जो ट्रायल है वो सफलतापूर्वक ट्रायल कर लिया गया है। अगर हम आपको बताएं कि किस रास्ते से बांग्लादेश तक का बिजली सप्लाई होगा तो गोड्डा के सुंदर पहाड़ी के रास्ते ये पाकुड़ जाएगा बिजली, पाकुड़ से फिर फरक्का जाएगा और उसके बाद फिर मालदा जो डिस्ट्रिक्ट है, मालदा का जो मोहम्मदपुर है, वहां के रास्ते बांग्लादेश बिजली सप्लाई किया जाएगा। हमारी बात जब इस पावर प्लांट के कुछ कर्मचारियों से हुई है तो उन्होंने बताया है कि इस पावर प्लांट से जब बिजली सप्लाई शुरू होगा, फिलहाल जो है सितंबर महीने में अगर हम गौतम अडानी की बात करें तो उन्होंने जो पीएम है बांग्लादेश के, उनसे करार किया था कि इस वर्ष जब आप विजय दिवस मनाएंगे तो उस विजय दिवस के उपलक्ष्य पर हम आपको बिजली सप्लाई देंगे और वो उपहार के रूप में होगा। तो ये उपहार जो है इस वर्ष से जो है वो शुरू होने वाला है। फिलहाल 800 मेगावाट का बिजली सप्लाई यहाँ से शुरू किया जाएगा। उसके बाद जो बाकी बचे हुए 800 मेगावाट है वो भी आने वाले महीने में शुरू हो जाएगा। सिर्फ इससे बांग्लादेश को ही नहीं बल्कि भारत को भी फायदा मिलने वाला है। वो किस तरीके का फायदा होगा वो हम आपको बता दें कि जब ये पावर
प्लांट शुरू हो जाएगा तो इसका 400 मेगावाट जो बिजली है, यानी 400 मेगावाट बिजली जो है वो झारखंड को भी मिलने वाला है। यानी 1600 मेगावाट बिजली जब बांग्लादेश सप्लाई किया जाएगा तो उसके एवज में 400 मेगावाट जो बिजली है वो झारखंड को मिलेगा, जिसके बाद कि झारखंड के लोगों में या यूं कहीं गोड्डा के लोगों में खुशी की लहर देखी जा सकती है। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। पर आरती और अभिराज की बात हुई और दोनों ने भागने का प्लान बनाया, लेकिन आरती के पति ने उन्हें पकड़ लिया, जिसके बाद गांव में हंगामा मच गया। गांव में देर रात तक पंचायत चली और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि आरती को पहले प्रेमी के पास रहना चाहिए। इसके बाद अभिराज और आरती की शादी करा दी गई। पापी पेट का सवाल है साहब, मजबूरी उम्र नहीं देखती है और ना ही शारीरिक अपंगता। इस 9 साल के मासूम को देखिए जो बेरहम जिंदगी से दो हाथ कर रहा है और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए दिव्यांग पिता को ठेले पर बिठाकर सेब बेचने निकल जाता है। इस बच्चे की उम्र भले ही कम हो पर इसके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ है। ये मासूम भी बिना किसी शिकायत के अपने परिवार को पालता है। जिन हाथों में किताब होनी चाहिए, मजबूरी ने इन हाथों में ठेले थमा दिए। दरअसल भागलपुर से एक बेहद मार्मिक तस्वीर सामने आई है, जहां एक 9 साल का बच्चा अपने दिव्यांग पिता को ठेले पर बिठाकर फल बेचता दिखाई दे रहा है। भागलपुर के इशाक चक के 12 नंबर गुमटी के पास रहने वाला ये बच्चा दिव्यांग पिता और परिवार का भार उठा रहा है। आमिर पढ़ने की इच्छा तो रखता है, पर मजबूरी ये है कि अगर वो स्कूल जाएगा तो पिता के साथ सेब कौन बेचेगा। सेब बेचकर 2 पैसे घर में नहीं आएंगे तो पेट कैसे चलेगा। सरकार की ओर से आमिर के पिता को दिव्यांग होने के बदले में 400 रुपए मिलते हैं, लेकिन इन पैसों में क्या हो पाएगा ये समझना मुश्किल नहीं है। दिल्ली डुमर थाना क्षेत्र के पडावचक गांव में पोल्ट्री फार्म में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरा फार्म जलकर राख हो गया। यही नहीं, पोल्ट्री फार्म के आसपास कुछ दूसरी झोपड़ियां भी जलकर राख हो गई। आप देख सकते हैं कि आग कितनी भीषण थी। दमकल कर्मी आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। आग की लपटें सब कुछ लीलने को तैयार है। बताया जा रहा है कि राकेश यादव के मुर्गा फार्म में रोज की तरह कर्मी अपना काम कर रहे थे और उसी बीच अचानक आग कैसे भड़की, किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। आग लगने की घटना से लाखों रुपए के नुकसान की बात कही जा रही है। आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई, लेकिन जब तक आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां पहुंचती तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। वहीं अगलगी के मामले में विभाग का कहना है कि पोल्ट्री फार्म में आग कैसे लगी इस बात का पता नहीं चल पाया है, लेकिन स्थिति पर काबू पा लिया गया। वहीं पोल्ट्री फार्म के मालिक का कहना है कि उन्हें इस अगलगी में लाखों का नुकसान हुआ है, जिसका आकलन किया जा रहा है। देवघर से ऑर्केस्ट्रा का वीडियो सामने आया है, जहां सरेआम डांसर के ठुमकों पर युवक हथियार लहराते फायरिंग करते नजर आए। दरअसल जसीडीह थाना क्षेत्र के गिधनी में ऑर्केस्ट्रा में खुलेआम हथियार लहराए गए। ऑर्केस्ट्रा में डांसर के साथ हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इसमें गिधनी पंचायत के मुखिया पति पप्पू मेहता और पप्पू चौधरी ताबड़तोड़ फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। मंच पर बार डांसर के साथ डांस करते हुए मुखिया पति पप्पू कई राउंड फायरिंग करता है। गिधनी पंचायत भवन के पास सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें बार डांसर को भी बुलाया गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि स्टेज पर नचनिया का डांस चल रहा है और उसके साथ एक युवक भी ठुमके लगा रहा है। उसके बाद स्टेज पर कुछ युवक चढ़ जाते हैं और जीन्स और शर्ट पहने मुखिया पति पप्पू मेहता अपनी पिस्टल निकालकर फायरिंग करता हुआ भी दिखाई देता है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हजारीबाग के महुदी के पास सड़क हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। चौपारण जीटी रोड की ये घटना है। सड़क पार करने के दौरान तेज रफ्तार ट्रेलर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। शौक के साथ लोगों ने महुदी के पास जीटी रोड को जाम कर दिया, जिससे सड़क पर कई किलोमीटर लंबी गाड़ियों की कतार लग गई, जिससे दोनों ओर कई किलोमीटर वाहनों की लंबी कतार लगी रही, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं इस घटना को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन घटना स्थल पर पहुंचकर मामले को शांत करवाने में लगी रही।
साथ ही घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय विधायक उमाशंकर अकेला यादव मौके पर पहुंचे और ठेकेदार पर सड़क में तोड़फोड़ को हादसे की वजह बताया। उन्होंने कहा कि तोड़फोड़ के कारण ही आए दिन सड़क दुर्घटना में लोग जान गंवा रहे हैं। साथ ही कंपनी के ठेकेदार की ओर से मुआवजा देने की मांग की। लातेहार में नक्सलियों ने फिर उत्पात मचाया है। ब्रिज निर्माण कार्य में बाधा पहुंचाने की कोशिश की है। दरअसल लेवी नहीं देने पर नक्सलियों ने तीसरी ट्रैक के रेलवे ब्रिज निर्माण कार्य में जमकर तांडव मचाया। भाकपा माओवादी के उग्रवादियों ने रेलवे ब्रिज साइड के पास भारत की शान स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। रोहतास में सामने आया 3 तलाक का मामला। बीवी ने किया तीसरी शादी का विरोध तो पति ने फोन पर ही दे दिया 3 तलाक। अगवा नाबालिग हिंदू लड़के हैदराबाद से लाया गया पूर्णिया। कोर्ट में दर्ज हुआ बयान। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आरोपी फरार। चाईबासा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। 5 जवान जख्मी। घायल जवानों को लाया गया रांची। किशनगंज में खाद के लिए किसानों का हंगामा। मारपीट में 3 किसान घायल। सेंटर पर ज्यादा वसूली का आरोप। अररिया के बैरगाछी में 1.5 करोड़ रुपए का गांजा जब्त। कार छोड़कर तस्कर फरार। कार से 187 किलो गांजा किया गया जब्त। आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और आपके साथ मैं हूं विवेक। रोहतास से पहली खबर, जहां डेहरी अनुमंडल क्षेत्र से 3 तलाक का मामला सामने आया। जहां डेहरी के नील कोठी मोहल्ले की रहने वाली तरन्नुम खातून को उनके पति यूसुफ ने 3 तलाक दिया। पीड़ित महिला ने डेहरी के महिला थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। 8 साल पहले 30 मई 2014 को सासाराम के नूरनगंज की रहने वाली तरन्नुम का निकाह डेहरी के नील कोठी के रहने वाले सोहेब यूसुफ के साथ हुई थी। लेकिन आरोप है कि निकाह के कुछ दिन बाद उसके पति का दूसरी लड़कियों और महिलाओं से संबंध उजागर होने लगा। पता चला कि वो पहले से शादीशुदा है, लेकिन वो अपनी पहली शादी की बात छुपाता रहा। यही नहीं, आरोप है कि बाद में यूसुफ ने झारखंड के रांची में तीसरी शादी कर ली। पति की करतूत की जानकारी तरन्नुम को तब हुई तो उसने अपनी 5 साल की बेटी मारिया का हवाला देते हुए अपने भविष्य की चिंता पति से जाहिर की। इसके बाद पति यूसुफ अपनी पत्नी तरन्नुम को 3 तलाक बोलकर चला गया। तब से पीड़ित महिला अपने ससुराल में ही अपनी बेटी के साथ पड़ी है और खुद को प्रताड़ित महसूस कर रही है। महिला ने अपने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। शिकायत के बाद पुलिस जांच कर रही है। मेरे हस्बैंड पहले शादी कर चुके हैं। पूरे फैमिली को पता है, हमको नहीं पता था। अभी हमारे गोतिया में शादी है, रिलेशन में लोग आए हैं तो हमसे पूछने लगे कि तुम्हारा शौहर शादी कर लिया, तुम कुछ नहीं की। तो हम बोले शादी कर लिया, हमको तो कुछ नहीं पता है। तो बोले हाँ पता करो। हम फ़ोन किए उनके पास तो पूछे तो बोले हाँ हम शादी कर लिए हैं। तुम किस हक से रह रही हो, तुम्हारा कोई हक नहीं है वहाँ पे, तुम वहाँ से जाओ। तो हमको तलाक दे रहे, 3 बार तलाक बोल करके फ़ोन काट दिए। पूर्णिया के बनमनखी से अगवा नाबालिग हिंदू लड़की का कोर्ट में बयान दर्ज कराया गया। कोर्ट ने नाबालिग लड़की को अपने माता पिता के पास भेज दिया, जबकि आरोपी फराज को जेल भेजा गया है। बयान में लड़की ने क्या कहा यह भी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन कोर्ट ने लड़की को नाबालिग पाते हुए उसे अपने माता पिता के साथ जाने की इजाजत दी है। वहीं आरोपी फराज को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। और आपको बताएं कि 24 नवंबर को बनमनखी दर्जी पट्टी के फराज ने बनमनखी बाजार की ही एक नाबालिग हिंदू लड़की को अगवा कर लिया था और उसे हैदराबाद लेकर चला गया था। इस घटना के बाद वहां लोगों में काफी आक्रोश फैल गया। लोगों ने बाजार बंद कर थाने का घेराव किया था और इसके बाद पुलिस ने हैदराबाद से लड़के और लड़की को बरामद कर पूर्णिया लाया और आज मेडिकल जांच और 161 के बयान के बाद कोर्ट में 164 का भी बयान दर्ज कराया गया। बनमनखी से एक लड़की और एक लड़का दोनों गायब हो गए थे। काफ़ी खोजबीन के बाद पुलिस ने मशक्कत के बाद उन लोगों को ऊपर किया। चूँकि लड़की नाबालिग बताई जा रही है और उनके गार्जियन के द्वारा नाबालिग का प्रमाण पत्र दिया गया है, तो लड़के को उसी आधार पर जो है न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। और आज लड़की का यहाँ पर बयान हुआ। बयान होने के बाद लड़की ने अपने बाप माँ के साथ जाने का इसकी इच्छा जाहिर की, जिसे कोर्ट ने स्वीकृत किया और बाप माँ के साथ जाने की इजाज़त दे दी। किशनगंज में खाद के लिए मारपीट हो गई, जिसमें 3 किसान घायल हो गए।
पीड़ित किसानों ने स्थानीय लोगों पर रंगदारी का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है, साथ ही हंगामा किया है। किसानों ने खाद के लिए ज्यादा कीमत लेने का आरोप लगाया। किसानों का कहना है कि हर दिन सुबह से आकर लाइन लगते हैं, बावजूद इसके खाद नहीं मिलता। वहीं किसान संवर्धित केंद्र संचालक ने चाय पान के लिए 5 रुपए लेने की बात कबूली। मामला ये है कि एक मतलब पर्ची में 800 रुपया करके ज़्यादा दाम ले रहा है। यहाँ पर काउंटर में 3700 रुपया दाम हो रहा है, जो कि माल का मेरा, और 4800 रुपया ले रहा है। 4800 रुपये ले रहा है। तो इसके लिए बोले कुछ? यहाँ तो वो लोग धांधली करता है, वो लोग को बोलते हैं तो सुनता नहीं है। और बाकी जो मामला है कि बहुत माल ये लोग ब्लैक में भी बेचता है, चोरी करता है, डायरेक्ट चोरी करके बेच लेता है। एक पर्ची दिए हम 4,500 रुपया। तो हाँ, कितना खाद लिया? कितना? 6 बोरा, 3 बोरा यूरिया है और 2 बोरा पोटास है, न DAP, और 1 बोरा पोटास। सरकारी मूल्य के हिसाब से कितना रुपया दाम होता है उसका? 3700 हुआ। 3700 कितना? 800, 4,500 रुपया दिए। 4,500 रुपया जी। 800 रुपया ज्यादा दिए जी। रांची में वाटर टैक्स को लेकर लोगों में नाराजगी है। दरअसल रांची नगर निगम 6 महीने तक वाटर टैक्स का भुगतान नहीं करने वालों का पानी का कनेक्शन काट देगा और साथ ही आपसे दोगुना वाटर टैक्स वसूल करेगा। दोबारा कनेक्शन जोड़ने के लिए आवेदन देने पर पुराना कनेक्शन बहाल नहीं होगा, बल्कि नए सिरे से शुल्क देकर आपको नया कनेक्शन लेना होगा। बुधवार को अपर नगर आयुक्त कुंवर सिंह पाहन ने यह आदेश जारी किया। निगम के इस आदेश का लोगों ने विरोध किया है। थोड़ी परेशानी है। आप रीडिंग मीट आप लगा लिए कनेक्शन तो बिल तो दीजिएगा ना, लेकिन बट वो सही होना है, सही सिस्टम होना चाहिए। किसी को कुछ पता नहीं है। ये रांची नगर निगम को एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए। अभी जो शिकायत जनता का मिल रहा है उसके तहत ये लोग मीटर रीडिंग, जहां मीटर लगा हुआ है वहां मीटर रीडिंग लेना चाहिए, रीडिंग के तत्पश्चात ही बिल जनरेट करना चाहिए। लेकिन लगातार पब्लिक आ रहे हैं, उनका कहना है कि एवरेज बिल जनरेट कर दिया गया है। रांची की ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल है। दरअसल लंबे समय से ट्रैफिक एसपी का पद प्रभार में चल रहा है। इसकी वजह से इस विभाग में लंबे अरसे से कोई काम नहीं हुआ। वर्तमान प्रभारी एसपी ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए कवायद कर रहे हैं। ट्रैफिक एसपी ने बताया कि जल्द ही सबसे पहले सभी सिग्नल्स को ठीक किया जाएगा ताकि लोगों को मुश्किलों का सामना न करना पड़े। हमने कई पोस्ट को विजिट किया। आपका बिल्कुल बात कहना सही है। उसको कंपनी जो हैंडल कर रही है उसके साथ मैंने मीटिंग किया था, वो रेडी हो गया कि जितना टाइम ड्यूरेशन कहीं कहीं बहुत ज़्यादा था, 90 सेकेंड, 120 सेकेंड, इसको हम लोगों ने सुविधा अनुसार उसको कम करने का कोशिश किया है। 120 है तो 60 हो जाएगा, 90 है तो 45 हो जाएगा, और उसको उतना देख के देखना चाहते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है। कोल्हान के सबसे बड़े अस्पताल जमशेदपुर के MGM में कोरोना काल के दौरान बनाए गए आइसोलेशन वार्ड आज बेकार पड़े हैं। आइसोलेशन वार्ड को 3 करोड़ की लागत से बनाया गया था, जहां सामान्य से लेकर गंभीर कोरोना ग्रसित मरीजों के इलाज की व्यवस्था थी। इसमें करोड़ों की लागत से कीमती मशीन उपकरण खरीदे गए थे, जो आज बेकार पड़े हैं। इस आइसोलेशन वार्ड का हैंड ओवर MGM अस्पताल के प्रबंधक को अभी तक नहीं हो सका है। MGM के उपाधीक्षक नकुल चौधरी का कहना है कि कोरोना की वजह से अभी तक वार्ड का हैंडओवर नहीं हुआ। में पेशेंट रखेंगे और उस दौरान कुछ गड़बड़ी होगी तब तो ज़्यादा बड़ा हादसा हो सकता है। नहीं, मान लीजिए जो काम लायक इंस्ट्रूमेंट रहेगा उसको यूज किया जा सकता है, लेकिन पहले सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ही उसका यूज हो सकता है। गिरिडीह के बगोदर में हाथियों के झुंड ने बीती रात जमकर उत्पात मचाया। हाथियों के झुंड ने 2 एकड़ में लगे आलू, गेहूं, प्याज समेत अन्य फसलों को रौंद कर बर्बाद कर दिया। एक घर की 4 दीवारी को भी तोड़ा। बताया गया कि हाथियों का झुंड करीब 5 से 6 की संख्या में खेतों में पहुंचा और काफी नुकसान पहुंचाया। स्थानीय लोगों ने सरकार से मुआवजे की गुहार लगाई है। 4-5 हाथी आए और सारा फसल हम लोग का बर्बाद कर दिया यहाँ पे। उसके बाद घर का खिड़की दरवाजा सब भी तोड़ दिया और हम लोग को हमेशा डर बना रहता है कि कब दिन और रात में आ जाए। और बच्चा उच्चा भी हम लोग का रहता है, जैसे घर के बाहर खेलता है तो डर बना रहता है कि हाथी आएगा तो हानि क्षति पहुंचा दे हम लोग को।
छपरा के रिविलगंज में पुलिस ने शराब की बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने 1192 कार्टन विदेशी शराब जब्त की, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। केंद्रीय उत्पाद विभाग की सूचना पर थानाध्यक्ष ओम प्रकाश चौहान और पीएसआई गुंजन कुमारी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। थाने के सामने से 2 ट्रक पर लदे तकरीबन 1192 कार्टन में 10,072 लीटर 800 ग्राम अंग्रेजी शराब बरामद की गई। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पूर्वी चंपारण में एक मुखिया जी की मस्ती का वीडियो वायरल हो रहा है। मुखिया जी नर्तकियों के साथ भोजपुरी गानों पर ठुमके लगा रहे हैं। ए मुखिया जी गाने पर नर्तकियों के साथ मुखिया जी कमर तोड़ डांस कर रहे हैं और मुखिया जी के डांस का वीडियो इस समय वायरल है। वायरल वीडियो सुगौली प्रखंड की एक पंचायत का बताया जा रहा है। बिहार में खादी को प्रमोट करने के लिए पहली बार खादी मॉल में खादी प्रोडक्ट की खरीद पर 50% की छूट दी जा रही है। ये छूट आज से अगले 1 महीने तक दी जाएगी, जिसका मकसद साफ है कि खादी का प्रचार और प्रसार हो। खादी के प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए भारी छूट ग्राहकों को दी जा रही है। इस मौके पर प्रदेश के उद्योग मंत्री समीर महासेठ खुद ग्राहक बनकर खादी मॉल पहुंचे, जहां उन्होंने कई प्रोडक्ट की खरीदारी की और कहा कि जिस तरह बाकी ब्रांड का प्रमोशन हो रहा उसी तरह खादी का नहीं हो रहा था, इसलिए ग्राहकों को जोड़ने के लिए 50% की छूट दी गई है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिहार के 12 जिले प्रत्यक्ष रूप से खादी से जुड़े हैं और खादी का प्रोडक्शन बढ़ने से लाखों बुनकरों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। तो बिहार पहली बार 50% जो मूल्य में कमी करके देने का जो प्रयास हो रहा है, उससे लगता है कि लोगों में, और 1 महीना तक चलेगा, कोई एक दिन के लिए भी नहीं है। आज से स्टार्ट हुआ है और लास्ट पूरा महीना चलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि लोगों में एक लगेगा, और हमारी तरफ से तो एक ही कहेंगे कि हर एक शरीर में कम से कम एक खादी का कुछ आप उपयोग करें, पहनें, इस तरह का बनावट बनावे। आपको लगे कि रुमाल अच्छा है तो रुमाल लें, गंजी है तो गंजी है, कुर्ता पैजामा है, शर्ट है, कुछ भी एक पहनने का प्रयास करें। खबर गया से है, जहां शेरघाटी थाना क्षेत्र के गोला बाजार में सरेशाम एक व्यक्ति ने दवा दुकानदार पर तेज धारदार हथियार से हमला किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, छानबीन में जुट गई है। दरअसल पीड़ित दवा दुकानदार ने बताया कि 22 नवंबर को जब वे गोला बाजार स्थित एटीएम में पैसे जमा कर बाहर निकल रहे थे, तभी रमना मोहल्ला निवासी तपेश्वर प्रसाद ने उन्हें आवाज देकर बुलाया और जैसे ही वे तपेश्वर प्रसाद के नजदीक पहुंचे, उन्होंने अपनी स्कूटी की डिक्की से धारदार हथियार निकालकर हमला कर दिया। किसी तरह उन्होंने अपना बचाव किया और घटना का वीडियो पास में लगे एक दुकान के सीसीटीवी में कैद हो गया। उन्होंने मुझे नजदीक बुलाकर अपने डिक्की से पहले से रखा हुआ धारदार हथियार से मेरे ऊपर अचानक से हमला कर देते हैं जानलेवा। पटना के मिलर हाई स्कूल की तस्वीरें अब बदल चुकी हैं। बच्चे नए भवन में पढ़ाई करने लगे हैं। करीब 3 करोड़ की लागत से बने अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस भवन में हर वो सुविधा है जो स्मार्ट स्कूल में होना चाहिए। दरअसल उद्घाटन के बाद भी निर्माण कंपनी 2 साल से स्कूल को भवन हैंडओवर नहीं कर रहे थे और बच्चे जर्जर क्लासरूम में पढ़ाई करने को मजबूर थे। जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। पटना के मिलर हाई स्कूल के बच्चों और शिक्षकों का इंतजार आज से खत्म हुआ, क्योंकि मिलर हाई स्कूल के नए भवन में पढ़ाई शुरू हो गई है। तो कक्षा संचालित हो रही है और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं नए भवन की, जहां पर बच्चे हों या फिर शिक्षक हैं बड़ी संख्या में मौजूद हैं। तो हाईटेक क्लासरूम है और देखिए नए नए फर्नीचर हैं, बेंच डेस्क के साथ साथ अत्याधुनिक लैब है, शौचालय भी है, उसके साथ साथ टीचर्स रूम है। तमाम चीजें जो होनी चाहिए स्मार्ट स्कूल में वो चीजें यहाँ पर उपलब्ध हैं। एक बार हम बच्चों से ही बात कर लेते हैं, कितनी खुशी हो रही है इस नए भवन में अत्याधुनिक क्लासरूम में पढ़ाई कर। बहुत खुशी हो रही है सर कि वो मतलब आप लोग आए और मतलब इस बात को जानकारी लिए कि इसमें बहुत सारा सुविधा दिया है और बहुत चीज़ का सुविधा हुआ। हम सुविधा मिलेगी अब क्या सर? बहुत सी सुविधा इसमें, हर एक चीज़ का मतलब कुछ भी अब मतलब इसमें समस्या नहीं बचा। इसमें सब चीज़ है। क्या सब चीज़ है? कंप्यूटर लैब हो गया, पढ़ाई का करने का लैब क्या थी, जो मतलब लाइब्रेरी है, पुस्तकालय रखने वाला, और जो टीचर लोग का सभी मतलब पढ़ने का ब्लैक बोर्ड, और जो कैमरा, पंखा, फन, टेबल, बेंच सब भी बहुत अच्छे से। दिक्कत नहीं होगी भाई? नो सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या नाम हुआ? विकास। कुछ और स्टूडेंट हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। पहले क्या परेशानी होती थी? पहले परेशानी होती थी जब बारिश का दिन था तो ऊपर से चूता था और झड़झड़ के गिरता था दीवार, और बेंच भी कवरा हुआ था। बहुत सारा परेशानी जो इस बिल्डिंग में आकर दूर हो गया। न्यू ब्लैक बोर्ड है, और हम सोचे भी नहीं थे कि टाइल्स जैसा मिलेगा पढ़ाई करने के लिए। न्यू बेंच है। लग रहा है मतलब
निजी स्कूल से कम नहीं, पूरा खुश है। हाँ, स्मार्ट हो गया स्कूल। हाँ, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गया। पहले बहुत तकलीफ बहुत ज़्यादा तकलीफ सहनी पड़ती थी, लेकिन हम सोचे भी नहीं थे कि इतना अच्छा स्कूल में आएंगे। क्या नाम हुआ? अंकित कुमार। शिक्षकों से भी हम बात करेंगे, लेकिन एक बार हम आपको ब्लैक बोर्ड की तरफ भी लिए चलते हैं कि देखिए ब्लैक बोर्ड जो है एक तरह से पहले पुराने ब्लैक बोर्ड पढ़ाई होती थी और अब जो है स्मार्ट ब्लैक बोर्ड यहाँ पर मिल चुका है और कंप्यूटर लैब के साथ साथ तमाम वो सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो इंतजार खत्म हुआ और शिक्षक भी काफी खुश हैं। चुनौती तो बहुत बड़ी थी और उस चुनौती को हम लोग झेलते हुए वहाँ क्लास चलता था। इस नए बिल्डिंग में आने से हमारे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी और छात्र अत्यधिक प्रसन्न हैं और उनको मूलभूत सुविधाओं के साथ आधुनिक सुविधाएं भी मिली हुई हैं। तो हमारे बच्चे के चेहरा काफ़ी प्रफुल्लित है और उन्हें पढ़ने का एक नया जोश जागा है, उनमें एक नई उम्मीद जागी है। चलिए, मतलब जो भी जरूरतें हैं वो पूरी हो गई है। हाँ, पूरी हो गई है पढ़ाई। क्या नाम हुआ आपका सर? विनय कुमार सिंह। स्पोर्ट्स के भी टीचर हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। ये बताइए कि तमाम चीजें हम देख पा रहे हैं, स्पोर्ट्स के लिए जो साधन है क्या उसके लिए भी कोई इंडोर के लिए व्यवस्था की गई है? हाँ, इंडोर कॉमन रूम खोला गया है। मैंने उसमें हमने कैरम बोर्ड, इंडोर गेम जितने हैं, कैरम, चेस, वो सारी व्यवस्था कर दी गई है। यहाँ तक कि हमारे पास जिम भी है, उसके भी सुचारू रूप से संचालन शुरू हो चुका है। अब जितने भी आधारभूत हमारी सुविधा है, मैंने बाथरूम से लेकर पानी पीने से लेकर स्वांगी विकास, बच्चों को जो भी विकास में जरूरी है वो सारी चीज की व्यवस्था मिल गई, सारी चीज मिल गई है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा डॉक्टर अरुण दयाल। बिल्कुल सच कहिए तो मिलर स्कूल का एक तरह से सपना साकार हुआ, क्योंकि इसका इतिहास काफी बुलंद रहा है। लेकिन वर्तमान की अगर बात करेंगे तो आज जो सपना है साकार हुआ है। वर्षों से एक परेशानी थी क्योंकि जर्जर स्कूल भवन था और बारिश के बाद छत से पानी टपकता था, बच्चे ठीक से बैठ नहीं पाते थे। लेकिन 2 साल पहले उद्घाटन हुआ और आज भवन नसीब हुआ। बच्चे खुशी खुशी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं। ना सिर्फ क्लासरूम हाईटेक है बल्कि हाईटेक लैब है, कॉमन रूम है और तमाम वो सुविधाएं हैं जो स्मार्ट स्कूल में होनी चाहिए। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। झारखंड की राजधानी रांची के रातू में पति पत्नी का विवाद कुछ इस कदर बढ़ा कि घर में रखे लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग होने लगी। इस गोलीबारी में महिला को एक गोली लगी है, जिसका इलाज रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। पुलिस ने महिला के व्यवसायी पति को हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है। पुलिस की माने तो मामला फिलहाल संदेहास्पद है क्योंकि कमरे में 3 गोलियां चली हैं। 2-3 चीज़ है जो सस्पेक्ट है, जैसे जो है वहाँ 2-3 गोलियां चली है और अभी कॉन्शस में है ये और हमको लगता है कि ठीक ठाक हैं और भगवान की कृपा से अच्छी हो जाएंगी। तो मेनली इनका बयान ही काम करेगा कि ये क्या बोलेंगी। लेकिन इनका शादी का 7 महीना हुआ था और 7 महीना में यदि सुसाइड अटेम्प्ट करती है या यदि सुसाइड करती है तब भी ये अपराध है। तो उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। जमशेदपुर के मानगो मुख्य सड़क पर आपको सैकड़ों की संख्या में किसान सड़क के किनारे अपनी मेहनत की उगाई हुई फसल को बेचते नजर आ जाएंगे। इन किसानों की मेहनत और दर्द को जानने का प्रयास किया हमारे सहयोगी ने। पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के ग्रामीण इलाके के किसान की क्या स्थिति है, वे अपने गांव में खेती कैसे करते हैं, वे फसल कैसे उगाते हैं, सरकार उनकी क्या मदद करती है। आप देख सकते हैं ये जमशेदपुर के मानगो में है और यहाँ पर इस जगह पे गांव के जो ग्रामीण हैं, सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण हर दिन इस मानगो, इस सड़क पे के किनारे वे अपनी दुकान को लगाते हैं और अपनी फसल को बेचते हैं। सब्जी की फसल आप देख सकते हैं कि ग्रामीण किस तरह करीबन 20 से 25-30 किलोमीटर दूर से हुए पैदल, कोई ग्रामीण साइकिल से तो कोई किसान मोटरसाइकिल से, वे अपनी फसल को ढोकर इस जमशेदपुर के मानगो सड़क के किनारे अपनी दुकान लगाते हैं। 100 प्रकार की खेती करते हैं। मेरे फूल गोभी, बंधा गोभी, बिलाती, टमाटर, सब कुछ, बैगन, सब कुछ का खेती करते हैं हम। बोड़ाम से 5 किलोमीटर उधर जाना पड़ता है। हाथाड़ी गांव है मेरा, छोटा मोटा गांव से बिलोंग करते हैं हम। पानी का सुविधा नहीं है, खर्च बहुत पड़ता है, आमदनी नहीं है। तकलीफ है, खेती करते हैं 5-6 बीघा में, इसमें बेचते हैं ऐसे आकर के। तो बोरिंग वोरिंग है नहीं, हम लोग बहुत मेहनत से करना पड़ता है। इन किसानों को मदद करने की ताकि इनकी जो आर्थिक स्थिति है उन पर सुधार आ सके। फिलहाल किसान के लिए बाजार, इस जमशेदपुर की अगर बात करेंगे तो ऐसी कोई बाजार नहीं है जहां पर ये अपनी अस्थायी दुकान लगाकर ये अपनी सब्जी को बेच पाए। इनके गांव में कोई
कोई व्यापारी भी नहीं पहुंचते हैं, जिस कारण से वे सब्जी को लेकर मार्केट वे हाट वे घूमते हैं और अपनी सब्जी को बेचकर जो पैसे मिलते हैं वे उनसे अपने घर का गुजारा चलाते हैं। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। जमुई जिला मुख्यालय से गुजरने वाली किऊल के साथ साथ उलाय नदी पर पुल और सड़क निर्माण का काम शुरू हो गया। निर्माण काम शुरू होने के साथ ही 1 दर्जन से भी अधिक गांवों के लोगों की दशकों पुरानी मांग पूरी होने लगी है। केंद्र सरकार की राशि से पूर्व सड़क का निर्माण हो रहा है, जिन पर लगभग 57 करोड़ की राशि खर्च होगी, जिससे लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी। अधिक जानकारी दे रहे हैं केसी कुंदन। जमुई जिला मुख्यालय से कई गांवों को सीधे जोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। जैसा कि तस्वीर सामने है, देख सकते हैं हम अभी खड़े हैं जमुई जिले के बरहट प्रखंड के कटौना घाट पर और उलाय नदी, हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे पीछे कि ये उलाय नदी है और उलाय नदी पर यहाँ पर पुल बन रहा है। कि बता दें कि जमुई जिले के सदर प्रखंड और बरहट प्रखंड के कटौना पंचायत के लोगों की मांग थी कि वे लोग सीधे जिला मुख्यालय से जुड़ जाए। वैसी स्थिति में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा करोड़ों रुपए राशि खर्च कर अगर देखा जाए तो जमुई जिला मुख्यालय से कटौना के बीच 2-3 जगह बड़े बड़े पुल का निर्माण किया जा रहा है, वहीं एक सड़क मार्ग भी बनाया जा रहा है। अब जमुई जिला मुख्यालय से सीधे नेशनल हाईवे का जुड़ाव हो जाएगा सड़क मार्ग और पुल बन जाने से। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं कि कटौना जो घाट है यहाँ पर पुल का निर्माण हो रहा है और इसी तरह का पुल 3 जगह बनाया जा रहा है और साथ ही सड़क मार्ग भी बनाया जा रहा है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा जो राशि दिया गया है उसके द्वारा मंजूरी मिलने के बाद काम शुरू हो गया है और बताया जा रहा है कि 50 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जा रही है। अब सीधे अगर देखा जाए तो नेशनल हाईवे से लोग जुड़ जाएंगे, जिला मुख्यालय से जुड़ जाएंगे और दशकों से मांग चली आ रही थी और ये मांग पूरा हो जाने के बाद, निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद इलाके के लोगों में खुशी की लहर है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। न्यूज़ 18 नेटवर्क कर दिया। लातेहार चंदवा बरकाकाना बरवाडी रेलखंड पर टोरी जंक्शन के महज 10 किलोमीटर दूर डगड़गिया पुल के पास काम चल रहा है। TTPIL कंपनी को इस नक्सली हमले में करीब 50 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ। यहाँ उग्रवादियों ने निर्माण कार्य स्थल पर 3 पोकलेन मशीन, 1 JCB, 2 पाइल्स मशीन और बाइक को आग के हवाले कर दिया था। साथ ही पर्चा छोड़कर लेवी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी थी। घटना के बाद पुलिस को जानकारी दी गई, लेकिन पुलिस काफी देरी से घटना स्थल पर पहुंची। इस नक्सली घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोग डरे सहमे घरों में दुबके हुए हैं। वैशाली में चोरों का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि लालगंज बाजार में चोरों ने एक ही रात में 2 दुकानों में सेंधमारी कर लाखों के सामान पर हाथ साफ कर लिया। लालगंज बाजार में 2 दुकानों में सेंधमारी से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि लालगंज नगर थाना क्षेत्र के शुक्ला मार्केट के पास 2 दुकानों में अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली और लाखों की संपत्ति उड़ा ले गए। चोरों ने दुकान की पीछे की एक दीवार में छेद बनाया और वहीं से दुकान में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित का कहना है कि चोरों ने सोने चांदी के जेवर समेत कई सामानों पर हाथ साफ कर लिया है, जिससे उन्हें बहुत नुकसान हुआ है। चोर CCTV कैमरे भी चोरी कर ले गए। वहीं चोरों ने दूसरी दुकान से भी करीब 6 लाख की चोरी की है। सेंधमारी की घटना के बारे में सुनते ही मौके पर भीड़ जुट गई और पुलिस को मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस जल्द ही चोरों को पकड़ने का दावा कर रही है, लेकिन चोरी की इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। मुंगेर में मारपीट और प्रताड़ना की शिकार महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने के लिए SP जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी की पहल पर जिले की 14 थानों में महिला हेल्प डेस्क खोला जा रहा है। महिला हेल्प डेस्क में तैनात महिला पुलिस के सामने प्रताड़ना की शिकार महिलाएं बेझिझक होकर अपने साथ घटित घटनाओं की शिकायत दर्ज करा सकेंगी। महिला हेल्प डेस्क के अभाव में कई महिलाएं थाना में तैनात पुरुष पदाधिकारी को देखकर लोक लाज के कारण बिना शिकायत दर्ज कराए वापस लौट जाती थी।
लेकिन अब महिला हेल्प डेस्क पर वे अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगी। एसपी ने बताया कि जिले के 14 थानों में प्रथम चरण में महिला हेल्प डेस्क खोला जा रहा है। सभी 14 थानों में महिला हेल्प डेस्क काम करेगा, जहां 3 शिफ्ट में महिला पुलिस पदाधिकारी या महिला पुलिस तैनात रहेंगी। महिला हेल्प डेस्क की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पीड़ित महिलाओं में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाना और थानों को अतिरिक्त सुविधा संपन्न बनाना है। दिल्ली के महरौली इलाके में हुए श्रद्धा हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि साल 2020 में श्रद्धा ने मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखकर आफ्ताब की शिकायत की थी। श्रद्धा ने कहा था कि आफ्ताब मुझे जान से मारकर मेरे टुकड़े करने की धमकी देता है। चिट्ठी में श्रद्धा ने लिखा था कि आफ्ताब ने उसे बुरी तरह पीटा था, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। इसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया था। मुंबई पुलिस को लिखी चिट्ठी में श्रद्धा ने ये कहा था कि आफ्ताब सुसाइड करने की धमकी भी देता था, जिससे वो डर जाती थी। हालांकि बाद में श्रद्धा ने आफ्ताब से माफी मांग ली थी, जिसके बाद दोनों फिर से साथ रहने लगे थे। वहीं दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के पूर्व रिपोर्टिंग मैनेजर करण बरार को दिल्ली बुलाया है। मुंबई पुलिस से शिकायत करने में करण ने भी श्रद्धा की मदद की थी। बता दें कि आफ्ताब का पॉलीग्राफ किया गया था। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान करीब 20 सवाल उससे पूछे गए थे। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराने की भी संभावना है, जिसकी अनुमति कोर्ट ने पिछले हफ्ते दी थी। प्यार के लिए इस युवती ने धर्म के सारे बंधन ही तोड़ दिए और अपने हिंदू प्रेमी संग 7 फेरे लिए। लेकिन अब शादी के बाद प्यार के दुश्मन इन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। भागलपुर में एक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल झारखंड के गोड्डा निवासी राम कुमार और गोड्डा के मेहरमा निवासी मुस्कान खातून के बीच 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों 17 अक्टूबर को शादी के लिए गोड्डा कोर्ट पहुंचे, लेकिन इसकी खबर लड़की के परिवार को लग गई और कोर्ट परिसर में उन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। लेकिन लड़की ने पुलिस की सुरक्षा में कोर्ट में अपना बयान दिया और अपनी मर्जी से शादी करने की बात कही। लड़का लड़की को शादी के बाद जान से मारने की धमकी दी जा रही है। युवती का ये भी कहना है कि उसके मामा और मौसा उसे धमका रहे हैं। लड़के का कहना है कि वे दोनों लोग इस शादी से बहुत खुश हैं। लड़के के परिवार वाले भी इस शादी से खुश हैं, लेकिन लड़की के परिवार वालों की तरफ से लड़के को जान से मारने की धमकी दी गई है। प्यार में पड़े इस जोड़े को देखिए, जिन्होंने समाज के सामने शादी की। और हैरानी की बात तो ये है कि युवक की प्रेमिका पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन शादी के बाद भी प्रेमिका चोरी छुपे अपने प्रेमी से मिलती रही। इश्क की खबर तो जमाने को लग ही जाती है। दरअसल छपरा में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां पति से मिलने आए प्रेमिका को उसके पति ने पकड़ लिया और दोनों की शादी करा दी। इसके लिए गांव में पंचायत बैठी, जिसमें सर्वसम्मत फैसला लिया गया कि लड़की जिससे प्रेम करती है उसके साथ ही उसे रहना चाहिए। मढ़ौरा के पिकअप वैन ड्राइवर विश्वजीत भगत को बख्तियारपुर की आरती से प्रेम हुआ, जिसके बाद दोनों ने इसी साल 30 अक्टूबर को शादी कर ली। लेकिन आरती का पहला प्रेमी अभिराज उससे मिलने उसके ससुराल पहुंच गया। फोन पर आरती और अभिराज की बात हुई और दोनों ने भागने का प्लान बनाया, लेकिन आरती के पति ने उन्हें पकड़ लिया, जिसके बाद गाँव में हंगामा मच गया। गांव में देर रात तक पंचायत चली और इसके बाद ये फैसला लिया गया कि आरती को पहले प्रेमी के पास रहना चाहिए। इसके बाद अभिराज और आरती की शादी करा दी गई। पापी पेट का सवाल है साहब। मजबूरी उम्र नहीं देखती है और न ही शारीरिक अपंगता। इस 9 साल के मासूम को देखिए, जो बेरहम जिंदगी से 2-2 हाथ कर रहा है और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए दिव्यांग पिता को ठेले पर बिठाकर सेब बेचने निकल जाता है। इस बच्चे की उम्र भले ही कम हो, पर इसके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ है। ये मासूम भी बिना किसी शिकायत के अपने परिवार को पालता है। जिन हाथों में किताब होनी चाहिए, मजबूरी ने इन हाथों में ठेले थमा दिए। दरअसल भागलपुर से एक बेहद मार्मिक तस्वीर सामने आई है, जहां एक 9 साल का बच्चा अपने दिव्यांग पिता को ठेले पर बिठाकर फल बेचता दिखाई दे रहा है। भागलपुर के इशाक चक के 12 नंबर गुमटी के पास रहने वाला ये बच्चा दिव्यांग पिता और परिवार का भार उठा रहा है। आमिर पढ़ने की इच्छा तो रखता है, पर मजबूरी ये है कि अगर वो स्कूल जाएगा तो पिता के साथ सेब कौन बेचेगा। सेब बेचकर 2 पैसे घर में नहीं आएंगे तो पेट कैसे चलेगा। सरकार की ओर से आमिर के पिता को दिव्यांग होने के बदले में 400 रुपए मिलते हैं, लेकिन इन पैसों में क्या हो पाएगा ये समझना मुश्किल नहीं है।
बांका के फुल्ली डुमर थाना क्षेत्र के पडावचक गांव में पोल्ट्री फार्म में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरा फार्म जलकर राख हो गया। यही नहीं, पोल्ट्री फार्म के आसपास कुछ दूसरी झोपड़ियां भी जलकर राख हो गई। आप देख सकते हैं कि आग कितनी भीषण थी। दमकल कर्मी आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। आग की लपटें सब कुछ लीलने को तैयार है। बताया जा रहा है कि राकेश यादव के मुर्गा फार्म में रोज की तरह कर्मी अपना काम कर रहे थे और उसी बीच अचानक आग कैसे भड़की, किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। आग लगने की घटना से लाखों रुपए के नुकसान की बात कही जा रही है। आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई, लेकिन जब तक आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां पहुंचती तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। वहीं अगलगी के मामले में विभाग का कहना है कि पोल्ट्री फार्म में आग कैसे लगी इस बात का पता नहीं चल पाया है, लेकिन स्थिति पर काबू पा लिया गया। वहीं पोल्ट्री फार्म के मालिक का कहना है कि उन्हें इस अगलगी में लाखों का नुकसान हुआ है, जिसका आकलन किया जा रहा है। देवघर से ऑर्केस्ट्रा का वीडियो सामने आया है, जहां सरेआम डांसर के ठुमकों पर युवक हथियार लहराते फायरिंग करते नजर आए। दरअसल जसीडीह थाना क्षेत्र के गिधनी में ऑर्केस्ट्रा में खुले बिहार में पुल, सड़क, रेल इंजन और मोबाइल टावर सुरक्षित नहीं है। इन पर चोरों की नजर है। नजर ही नहीं है बल्कि चोर इन्हें चुरा भी ले जा रहे हैं। आप कहेंगे ऐसा कैसे संभव है? हम कहते हैं यह संभव ही नहीं है बल्कि चोरों ने यह कारनामा कर भी दिखाया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष। तो क्या यह संभव है कि कोई सड़क गायब हो जाए? क्या यह मुमकिन है कि किसी नदी पर बना पुल चोरी हो जाए या फिर रेल इंजन चोरों का शिकार हो जाए? और तो और सैकड़ों फीट ऊंचा मोबाइल टावर भी चोरी हो जाए? आप कहेंगे नहीं, यह मुमकिन नहीं है, लेकिन यह संभव है बिहार में। बिहार में चोरी की अजब गजब कहानियां। कहीं चोरी हो गई सड़क, कहीं चोर उड़ा ले गए पुल पुलिया, मोबाइल टावर को भी नहीं छोड़ा। और तो और रेल इंजन भी उड़ा ले गए चोर। खड़ा रह गया ढांचा, गायब हो गया इंजन। वैसे तो आपने चोरी की कई कहानियां देखी सुनी होंगी, लेकिन बिहार में इन दिनों चोरी की जो वारदात हो रही है उसने हैरान कर दिया है। सड़क से लेकर पुल पुलिया और रेल इंजन तक चोरों की करतूत का शिकार हो रहे हैं। मोबाइल टावर भी निशाने पर हैं। चोर आते हैं, रेकी करते हैं और फिर देखते ही देखते टनों वजनी रेल इंजन से लेकर 100 फीट से ज्यादा ऊंचे मोबाइल टावर तक को पलक झपकते ही गायब कर देते हैं। विशेष में आज चोरी की ऐसी ही अजब गजब कहानियां दिखाएंगे आपको। बने रहिए न्यूज 18 के साथ। तो बिहार में सड़क की चोरी, पुल की चोरी की बातें तो सामने आती ही रही हैं, लेकिन बेगूसराय के गढ़हरा रेलवे यार्ड से आई चोरी की कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। चोरों के गिरोह ने रेल इंजन के पुर्जे ही उड़ा लिए और रेल इंजन को कबाड़ में बदल दिया। इंजन का सिर्फ ढांचा खड़ा रह गया और भीतर से उसके सारे पार्ट्स कबाड़ खाने में पहुंचा दिए गए। हैरानी की बात तो यह है कि किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। देखिए चोरी की हैरान करने वाली ये कहानी। बिहार में अजब गजब चोरी।
रेल इंजन ही चुरा ले गए चोर। खड़ा रह गया ढांचा, गायब हो गया इंजन। बिहार में अजब चोरों की गजब कहानी है। बरौनी के बढ़ारा रेलवे यार्ड से चोरों ने पूरा का पूरा इंजन ही चुरा लिया। सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि मरम्मत के लिए लाए गए इंजन के पार्ट्स पुर्जे पूरी तरह से गायब कर उन्हें कबाड़खाने में बेच डाला गया। और ये सब कुछ हुआ रेलवे पुलिस की नाक के नीचे। यहाँ समस्तीपुर से कुछ जो प्रत्यक्ष इंजन थे या जिनकी लाइफ समाप्त हो चुकी थी, उन्हें गढ़ारा यार्ड में लाकर लगाया गया था। लेकिन चोरों का दुस्साहस ही कहा जाए, जो चोरों के द्वारा जो है इसके बाउंड्री वॉल के नीचे सुरंग बनाकर और बड़ी संख्या में चोरी की गई। हम आपको दिखा रहे हैं, इंजन खड़ी है, इंजन लगी हुई है और चोरों ने इसमें से कॉपर एवं एल्युमिनियम के वायर जो है निकाल लिए हैं पूरी तरह। ये अनुमान लगाया जा सकता है, चूँकि एक एक इंजन की कीमत करोड़ों में आती है। पहले रेल इंजन की इस चोरी की कहानी क्या है उसे समझिए। बरौनी के गढ़ारा यार्ड में मरम्मत के लिए लाए गए इंजन की चोरी की गई। चोरों ने इंजन के सारे पार्ट्स गायब कर दिए, सिर्फ ढांचा खड़ा रह गया। पार्ट्स खोलकर कबाड़खाने में बेच डाला गया। रेलवे यार्ड से इंजन के पुर्जों की चोरी का यह खेल पिछले कई महीनों से चल रहा था। मामले का खुलासा तब हुआ जब बरौनी के गढ़हरा से चोरी इन पुर्जों के तार मुजफ्फरपुर से जुड़े। दरअसल आरपीएफ बरौनी ने गढ़हरा यार्ड से रेलवे के लोहे के सामान की चोरी करते हुए एक आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा। पूछताछ में मिली जानकारी के बाद मुजफ्फरपुर में एक कबाड़ वाले के यहाँ छापेमारी की गई। रेलवे के अधिकारियों ने शक के आधार पर 2 लोगों को वहां से गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुजफ्फरपुर की प्रभात कॉलोनी के एक कबाड़ के गोदाम से बीते 18 नवंबर को इंजन के पुर्जों की 13 बोरियां भी बरामद की। सोचिए, चोर धीरे धीरे रेल इंजन के पुर्जे चुराते रहे, लेकिन आरपीएफ को इसकी भनक तक नहीं लगी। तो हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह से चोरों ने जो है इंजन का खोला है। इसके जो कॉपर के वायर हैं या एल्युमिनियम के वायर हैं या जो महंगे पार्ट्स थे, उन्हें चोरों ने के द्वारा चोरी कर ली गई है। इसका खुलासा तब हुआ जब मुजफ्फरपुर में मनोहर शाह नामक एक कबाड़ी कारोबारी के यहाँ छापेमारी की गई और भारी मात्रा में वहाँ से कॉपर के वायर बरामद किए गए थे और तब इसके तार जुड़ते चले गए। 16 रेल इंजन से चोरों के द्वारा जो है बेशकीमती जो उसके कॉपर के वायर हैं, एल्युमिनियम के वायर हैं या अन्य जो कीमती पार्ट्स हैं, उन्हें निकाल लिया गया है। चोर बड़ी आसानी से रेल इंजन के पार्ट्स को बढ़ारा से चुराकर मुजफ्फरपुर के कबाड़ गोदाम में बेच डालते थे और इससे मोटी रकम कमा रहे थे। आखिर इंजन को कैसे कबाड़ बनाते थे चोर और कौन है इस गिरोह का सरगना, वो भी जान लीजिए। रेल इंजन के पार्ट्स पुर्जे चुराकर बेचने का मास्टरमाइंड मनोहर शाह है। आरोपी मनोहर शाह मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। चोर इंजन में लगे तांबे के तार, एल्यूमिनियम के पार्ट्स की चोरी करते थे। चोरी किए गए सामानों को मुजफ्फरपुर के अलग अलग स्क्रैप कारोबारियों को बेचा जाता था। हालांकि पहले खबर थी कि चोरों ने सुरंग बनाकर इस चोरी को अंजाम दिया, लेकिन बाद में रेलवे ने इसे खारिज कर दिया। कई सारे न्यूज़ चैनल, एजेंसी और न्यूज़पेपर अनवेरिफाइड न्यूज़ चला रहे हैं कि बिहार के बरौनी में टनल को डिग करके और जो साइड में पड़े हुए इंजन के पार्ट बाय पार्ट खोलकर पूरी इंजन को गायब कर दिया गया, जो कि एकदम ही गलत है, असत्य है और एक सेंसेशन फैलाने वाला न्यूज़ है। सच ये है कि टूटे हुए बाउंड्री से वो घुसता है, न कि कोई टनल से, और ट्रेन के इंजन में घुस के उसके मोटर के अंदर का कॉपर वायर को काटकर वो ले जाता है। हैरान करने वाली बात यह भी है कि रेल इंजन चोरी का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले पूर्णिया में भी रेल इंजन की चोरी की वारदात हो चुकी है। पूर्णिया कोर्ट स्टेशन पर दिसंबर 2021 में पुराने वाष्प इंजन की कटिंग कर उसकी चोरी कर ली गई थी। चोरों ने विंटेज इंजन को ही बेच डाला था। जांच के दौरान चोरी में रेलवे के एक इंजीनियर की भूमिका पाई गई थी। अब रेलवे की संपत्ति पर भी चोरों की नजर है।
इसी पूर्णिया कोर्ट में दिसंबर 2021 में वास्प इंजन के स्क्रैप की चोरी हुई थी और ये वही जगह है जहाँ पे कि वास्प इंजन का स्क्रैप रखा हुआ था और उसी जगह से समस्तीपुर के SSE जो रेलवे डिवीज़न के अधिकारी हैं वो फर्जी पत्र के आधार पर वास्प इंजन के स्क्रैप को काटकर चोरी करके बेच दिया गया था। इस मामले में कार्रवाई हुई है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं मृत्युंजय सिंह, इनसे बात करते हैं। आपने सुना होगा कि 2021 में यहाँ पे रेलवे स्क्रैप की चोरी हुई थी। हाँ बिल्कुल। क्या था मामला, क्या जानकारी मिला था? वही यहाँ पर कोई रेलवे का कुछ सामान वगैरह रखा हुआ था और सुनने में आया कि जो चोरी हो गई तो ये हुआ कि अधिकारियों की मिलीभगत है इसमें। और सवाल एक बात है कि अगर चोरी हुई तो अधिकारी तो उसमें पकड़े ही जाने चाहिए, सब पूछताछ तो होना चाहिए और बिना अधिकारी के मिलीभगत से चोरी नहीं हो सकती। यहाँ कोर्ट स्टेशन है, यहाँ सिक्योरिटी है, यहाँ पुलिस कैंप है, सब चीज़ है, तो उसको आप छुपाया नहीं जा सकता है। तो अभी हाल में बेगूसराय में भी इस तरह की घटना हुई। बेगूसराय बछवाड़ा में सुने हैं कि वहाँ चोरी हो रही है, ताकि रेलवे भी इस चोरी के मामला से वंचित नहीं हो रहा है। कहाँ क्या खामी है इसको देखने की जरूरत है। सिक्योरिटी की जरूरत है। तो ये हाल है बिहार में रेलवे की सुरक्षा का, संसाधनों के रखरखाव का और बदमाशों के बुलंद हौसले का। पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे सरकारी संपत्ति को चुरा लिया जाता रहा और जिम्मेदार लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। पुल पुलिया और सड़क ऐसी चीजें हैं जिन्हें अपनी जगह से खिसकाया भी नहीं जा सकता, लेकिन ये चोरों के लिए मानो बाएं हाथ का खेल है। इन दिनों बिहार में चोर पुल पुलिया से लेकर सड़क तक गायब कर देते हैं। सही सुना आपने, चोर इन दिनों पुल भी चुरा ले जाते हैं। यकीन ना हो तो ये रिपोर्ट देख लीजिए। ये फिल्म तीसरी कसम का सीन है, जिसमें हीरामन बैलगाड़ी में बिठाकर हीराबाई को मेले में ले जाता है। जिस रास्ते और जिस पुल से वो गुजरता है, आज उसकी हालत देख लीजिए। ये पुल चोरी हो रहा है। आप कहेंगे पुल कैसे चोरी हो सकता है, लेकिन इसकी हालत आप खुद देख लीजिए। पुल का एंगल जो है लगातार चोरी हो रहा है, जिस पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। हम बता दें कि मारे गए गुलफाम पर आधारित रेणु जी की जो फिल्म थी तीसरी कसम, उसमें जिस तरीके से वहीदा रहमान और राज कपूर वो बैलगाड़ी का जो सफर करते हैं और उसी में इस सड़क का जिक्र भी होता है, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है पलटनिया रोड। तो ऐसे में ऐतिहासिक महत्व भी इस पुल का ज्यादा हो जाता है और जिला प्रशासन और जो पुलिस विभाग है यहाँ पर इस ओर जो है निष्क्रिय बनी हुई है, क्योंकि लगातार जो पुल से एंगल की चोरी हो रही है। यह है फारबिसगंज का पलटनिया पुल, जिसकी तस्वीर आपने फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित राज कपूर की फिल्म तीसरी कसम में देखी होगी। लेकिन इस पलटनिया पुल के लोहे की अब चोरी हो रही है। चोर एक एक कर पुल के सारे एंगल निकाल कर ले जा रहे हैं। फारबिसगंज शहर से सटी ये सड़क हरिपुर होते हुए रानीगंज और फिर पूर्णिया तक जाती है। चोरी के कारण स्थिति यह है कि बड़ा वाहन जब इस पुल से गुजरता है तो पुल में कंपन होने लगती है। और उनकी रचना थी मारे गए गुलफाम, जिस पर फिल्म बनी थी तीसरी कसम। और मारे गए गुलफाम में जो है स्पष्ट रूप से जब हीरामन हीराबाई को थिएटर ले जाने के लिए अपनी बैलगाड़ी से जाते हैं तो इस रास्ते से होकर जाते हैं और इसी पुल से होकर गुजरते हैं, जहां पर जो है वह महुआ घटवारन एक लोक कथा है उसको भी सुनाता है। चोरी किस तरीका से होता है, इधर से भी आदमी आता है, इसमें जितना भी एंगल था सारा चोरी हो गया मान लीजिए। और इतना महत्वपूर्ण ये पुला है, बहुत स्थिति खराब है ये पुला का। जो स्थिति इसका कोई बता नहीं सकता क्या स्थिति है। जब इस पे बड़ा गाड़ी चलता है, अगर उसके साथ कोई मोटरसाइकिल या कोई साइकिल वाला रहता है तो पुला पूरा हिल जाता है। तो आदमी डर जाता है कि पुला आखिर हिल गया, क्या होगा, किस वक्त क्या हो जाएगा ये पुला के साथ, वो कहना मुश्किल है। सीताधार पर बना ये पुल कई पंचायतों को जोड़ता है, लेकिन चोरों की टेढ़ी नजर इस पुल पर पड़ गई। जिस आधार पर पुल खड़ा है वो भी चोर चुरा ले जा रहे हैं। ऐसे में पुल बहुत कमजोर हो गया है और कभी भी यहाँ हादसा हो सकता है। धीरे धीरे पुल के सारे पुर्जे गायब हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं।
पुल की चोरी का मामला अकेले फारबिसगंज का नहीं है, बल्कि बांका में भी चोर ऐसी ही वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बांका के चोर घरों में चोरी करने के साथ ही लोहे के पुल की भी चोरी कर लेते हैं। बांका जिले के चांदन प्रखंड के झाझा गांव और पटनिया धर्मशाला के बीच बने लोहे के इस पुल पर चोरों की नजर है। चोर इस पुल में लगे लोहे चुरा रहे हैं। ये देखिए पुल की क्या हालत हो गई है। बीच का लगभग पूरा हिस्सा चोरों ने उखाड़ लिया है। दरअसल 1995 के दौरान आई बाढ़ के कारण कांवड़िया मार्ग पर तालाब जैसा बन गया था। इस कारण कांवड़ियों को काफी परेशानी हो रही थी। बाद में सेना की मदद से लोहे के इस पुल को बनाया गया था। कुछ सालों के बाद यहाँ कांवड़िया पथ बन जाने के कारण पुल की अनदेखी होने लगी। इसी अनदेखी का फायदा उठाकर चोरों ने पुल के बड़े हिस्से की चोरी कर ली। न्यूज़ 18 के लिए फारबिसगंज से सतीश कुमार और बांका से नागेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। बिहार में हर तरह की चोरी संभव है। लोहे के पुल की चोरी, रेल के इंजन की चोरी। अब बिहार में एक ऐसी चोरी हुई है जिसे जानकर या सुनकर आप हैरान हो जाएंगी। ये चोरी कहीं और नहीं बल्कि राजधानी पटना में हुई है। चोरी की इस सनसनीखेज वारदात में शुमार हुआ है मोबाइल टावर। जी हां, सही सुना आपने, मोबाइल टावर की चोरी हुई है। चोरी की इस घटना के उजागर होने के बाद पटना पुलिस भी सख्ते में है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार में लोहे के पुल और रेल इंजन के बाद अब मोबाइल टावर की चोरी होने का मामला सामने आया है। घटना राजधानी पटना की है। निजी कंपनी के अधिकारी बनकर आए चोर मोबाइल टावर उखाड़कर चलते बने। यानी चोर आते हैं, अपने को मोबाइल कंपनी का अधिकारी बताते हैं और मोबाइल का टावर खोलकर गाड़ी पर लेकर फरार हो जाते हैं। आपने बिहार में लोहे के पुल की चोरी देखी होगी, इंजन की चोरी देखी होगी, और आपको राजधानी पटना में एक और चोरी की बात बताते हैं, वो है मोबाइल टावर की चोरी। और बिल्कुल हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और यहीं पर वो मोबाइल टावर लगा हुआ था जिसकी चोरी कर ली गई है। गर्दनीबाग थाने में केस भी दर्ज करा दिया गया है और वाकई में ये हैरान कर देने वाला वाकया है। बिहार में सब कुछ संभव है। चोरी की वारदात आपने सुनी होगी, घरों में चोरी, दुकानों में चोरी, लेकिन मोबाइल चोरी की बात आपने शायद ही आज तक सुनी होगी। लेकिन पटना में ये भी संभव है और ये घटना जो है वाकई में हैरान कर देने वाला है। उसके बाद जब मामले की जांच की जाती है तो पता चलता है कि किसी अधिकारी को कंपनी ने भेजा ही नहीं था। चोरों ने जमीन मालिक से कहा कि कंपनी बंद हो गई है, इसलिए टावर हटाया जा रहा है। इसके बाद चोर अगले 3 दिनों में सरेआम टावर का एक एक हिस्सा खोल कर ले गए। मोबाइल टावर GTPL कंपनी का है जो पटना के गर्दनीबाग इलाके में लगा हुआ था। चोर यहाँ कंपनी के अधिकारी कर्मचारी बनकर आए थे। वो खुलेआम टावर का पुर्जा खोल कर धोते रहे, लेकिन किसी को शक तक नहीं हुआ। स्थानीय लोगों को लगा कि वो कंपनी के लोग हैं, इसलिए किसी ने टोका तक नहीं। जब मामला खुला तब पता चला कि वो कंपनी के लोग नहीं बल्कि चोर थे। बहरहाल इस मामले को लेकर गर्दनीबाग थाने में FIR लॉन्च करवाया गया है और पुलिस पूरे मामले के अनुसंधान में जुटी हुई है। यह वही बिहार है जहां पर हाल के दिनों में लोहे की चोरी की घटना के बाद, रेलवे इंजन में चोरी की घटना के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे और एक नया मामला आ गया है मोबाइल टावर की चोरी का, जिसका इन्वेस्टिगेशन पटना पुलिस कर रही है, गर्दनीबाग थाने की पुलिस कर रही है। देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर। हालांकि एक बताया जा रहा है कि जो लोग जो मोबाइल का टावर ले गए चोरी करके, उन्होंने अपने को कंपनी का अधिकारी बताया था और विश्वास में लेकर यहां से पूरा का पूरा मोबाइल टावर खोल कर लेकर चले गए। देखना होगा इस पूरे मामले का अनुसंधान पुलिस कब तक करती है और कैसे चोरी के इस मामले को सुलझा पाती है। गर्दनीबाग इलाके में ललन सिंह नाम के शख्स की जमीन पर यह मोबाइल टावर लगा है। चोरों ने कंपनी बंद होने का हवाला देकर टावर हटाने की बात कही थी। इसके बाद जमीन मालिक ललन सिंह को भी लगा कि उनकी जमीन खाली हो जाएगी, इसलिए वो टावर हटाने पर सहमत हो गए। इसके बाद 10 चोर लगातार 3 दिनों तक 50 मीटर का टावर गैस कटर से काटकर टुकड़ों टुकड़ों में पिकअप वैन पर समेट कर ले गए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार के बांका जिले में पुल और रेल इंजन के बाद एक सड़क की चोरी हो गई है। कुछ दिन पहले तक लोग जिस सड़क से गुजरते थे, अगली सुबह जैसे ही लोग यहां पहुंचे हैरान रह गए। रातों रात करीब 2 किलोमीटर की वो सड़क ही गायब हो गई। सड़क की जगह अब खेत नजर आ रहा है। हैरान करने वाला यह मामला जिले के रजौन प्रखंड के खरौनी गांव का है।
कल तक यहाँ सड़क थी जो 2 गांवों को जोड़ती थी। लोग उस पर आते जाते थे, लेकिन पिछले हफ्ते एक सुबह जैसे ही लोग यहाँ से गुजरे तो उन्हें लगा वो रास्ता भटक गए हैं। लोग गांव की सड़क ढूंढ रहे थे, लेकिन उसका कहीं नामो निशान नहीं था, बल्कि सामने जुता हुआ खेत नजर आ रहा था। नजर से देखिए, बगल तक यहाँ तक पीसीसी पहुँचा हुआ है। इसके बाद ये जो जोता हुआ है तो इसमें कहने का क्या है? नीचे हाँ, तो इसमें मतलब कहने का क्या जरूरत है? आप देख रहे हैं सर नजर से कि जोता हुआ है कि नहीं, और उसमें चास बुना हुआ है। अब हम लोग क्या करें? ये कब से रोड है? ये रोड सर हम लोगों के जन्म से पहले से है। अच्छा। इसी से हम लोग आते और जाते हैं। और इसी बीच में ये जो हम लोग खड़े हैं अभी इस जगह, ये पीसीसी बना हुआ है, सरकार इसको बनाया, हम लोग तो बनाए नहीं है सर। और आगे देखिए जो कोड कर दिया, अब हम लोग गाड़ी मतलब पैदल भी नहीं जा सकते। सड़क अचानक खत्म हो गई और सामने सिर्फ खेत दिख रहा था जिसमें फसल लगी थी। बाद में पता चला सड़क की चोरी हो गई है। इसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। यहाँ बांका जिले के रजौन प्रखंड में खादमपुर खरौनी कच्ची ग्रामीण सड़क थी, लेकिन 2 गांवों को जोड़ने वाली इस सड़क की जुताई कर दबंगों ने यहाँ गेहूं की बुआई कर दी है। पास के खरौनी गांव के लोगों पर सड़क की जुताई कर कब्जा करने का आरोप लगा है। अब इस मामले को लेकर खादमपुर गाँव के लोगों ने अंचल अधिकारी को आवेदन भी दिया है। हम लोग तो सर जब से होश है तब से खादमपुर का रोड तो जानते ही नहीं है कि किधर से गया है। इसकी जानकारी हम लोगों को भी नहीं है। जहाँ तक हम लोग अपने प्लॉट पे हैं, कायम हैं। प्लॉट से अगर हट के कर्मचारी साहब आ गए हैं, नक्शा भी देखा जाए, क्योंकि हम लोग तो चाहते हैं कि रोड बने। हम लोगों का ज़मीन अगर 5 लाख रुपए बीघा अगर बिक रहा है तो रोड बनने के बाद 10 लाख रुपए बीघा बिकेगा। गुजरने के लिए हम लोग देते थे क्योंकि पक्की सड़क तो बन नहीं रही थी, जो कि हम लोग कोई तरह का ऑब्जेक्शन करेंगे। जिस दिन पक्की बनेगा उस दिन करेंगे ऑब्जेक्शन। अच्छा। अभी चलने के लिए दे रहे हैं। जमीन आपका पुश्तैनी है? पुश्तैनी जमीन। जांच में देखते हैं सरकारी कौन है, रैती कौन है, उसके बाद सरकारी हमें क्या चीज। खादमपुर गांव के लोग पिछले कुछ दिनों से पगडंडी के सहारे आने जाने को मजबूर हैं। विरोध करने पर दबंग लाठी डंडे से खदेड़ देते हैं। न्यूज़ 18 के लिए बांका के खरौनी गांव से नागेंद्र की रिपोर्ट। तो आज के इस विशेष में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। लाए गए और कृष्णा में डांसर के साथ हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इसमें गिधनी पंचायत के मुखिया पति पप्पू मेहता और पप्पू चौधरी ताबड़तोड़ फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। मंच पर बार डांसर के साथ डांस करते हुए मुखिया पति पप्पू कई राउंड फायरिंग करता है। गिधनी पंचायत भवन के पास सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें बार डांसर को भी बुलाया गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि स्टेज पर नचनिया का डांस चल रहा है और उसके साथ एक युवक भी ठुमके लगा रहा है। उसके बाद स्टेज पर कुछ युवक चढ़ जाते हैं और जीन्स और शर्ट पहने मुखिया पति पप्पू मेहता अपनी पिस्टल निकालकर फायरिंग करता हुआ भी दिखाई देता है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हजारीबाग के महुदी के पास सड़क हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। चौपारण जीटी रोड की ये घटना है। सड़क पार करने के दौरान तेज रफ्तार ट्रेलर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। शौक के साथ लोगों ने महुदी के पास जीटी रोड को जाम कर दिया, जिससे सड़क पर कई किलोमीटर लंबी गाड़ियों की कतार लग गई, जिससे दोनों ओर कई किलोमीटर वाहनों की लंबी कतार लगी रही, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं इस घटना को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन घटना स्थल पर पहुंचकर मामले को शांत करवाने में लगी रही। साथ ही घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय विधायक उमाशंकर अकेला यादव मौके पर पहुंचे और ठेकेदार पर सड़क में तोड़फोड़ को हादसे की वजह बताया। उन्होंने कहा कि तोड़फोड़ के कारण ही आए दिन सड़क दुर्घटना में लोग जान गंवा रहे हैं। साथ ही कंपनी के ठेकेदार की ओर से मुआवजा देने की मांग की। लातेहार में नक्सलियों ने फिर उत्पात मचाया है। ब्रिज निर्माण कार्य में बाधा पहुंचाने की कोशिश की है। दरअसल लेवी नहीं देने पर नक्सलियों ने तीसरी ट्रैक के रेलवे ब्रिज निर्माण कार्य में जमकर तांडव मचाया।
भाकपा माओवादी के उग्रवादियों ने रेलवे ब्रिज साइड के पास मशीनों को आग के हवाले कर दिया। लातेहार चंदवा बरकाकाना बरवाडी रेलखंड पर टोरी जंक्शन के महज 10 किलोमीटर दूर डगड़गिया पुल के पास काम चल रहा है। TTPIL कंपनी को इस नक्सली हमले में करीब 50 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ। यहाँ उग्रवादियों ने निर्माण कार्य स्थल पर 3 पोकलेन मशीन, 1 JCB, 2 पाइल्स मशीन और बाइक को आग के हवाले कर दिया था। साथ ही पर्चा छोड़कर लेवी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी थी। घटना के बाद पुलिस को जानकारी दी गई, लेकिन पुलिस काफी देरी से घटना स्थल पर पहुंची। इस नक्सली घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोग डरे सहमे घरों में दुबके हुए हैं। वैशाली में चोरों का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। गंज बाजार में चोरों ने एक ही रात में 2 दुकानों में सेंधमारी कर लाखों के सामान पर हाथ साफ कर लिया। लालगंज बाजार में 2 दुकानों में सेंधमारी से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि लालगंज नगर थाना क्षेत्र के शुक्ला मार्केट के पास 2 दुकानों में अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली और लाखों की संपत्ति उड़ा ले गए। चोरों ने दुकान की पीछे की एक दीवार में छेद बनाया और वहीं से दुकान में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित का कहना है कि चोरों ने सोने चांदी के जेवर समेत कई सामानों पर हाथ साफ कर लिया है, जिससे उन्हें बहुत नुकसान हुआ है। चोर CCTV कैमरे भी चोरी कर ले गए। वहीं चोरों ने दूसरी दुकान से भी करीब 6 लाख की चोरी की है। सेंधमारी की घटना के बारे में सुनते ही मौके पर भीड़ जुट गई और पुलिस को मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस